नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। जयंत नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले दोस्तों हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था और मैट्रिक्स की सीरीज हमने दोस्तों शुरू कर दी थी। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और एलटी मैथ्स की दोस्तों हमने कंबाइंड सीरीज चलाई है। इनमें से आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिसेस। इसको पढ़ने से पहले हम सब मैट्रिक्स पढ़ेंगे, इसके अलावा हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसके अलावा इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आज पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को हमेशा पूरा देखें अगर आपको पूरा लाभ चाहिए। अगर आप आधी वीडियो देखकर छोड़ते हैं तो दोस्तों आपको कोई भी बेनिफिट इस वीडियो से नहीं मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सब मैट्रिक्स के बारे में। सब मैट्रिक्स क्या होती हैं? सब मैट्रिक्स, इसके बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में, जब इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने आपको 26 टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताई थी, तो मैंने आपको सब मैट्रिक्स भी बताया था। तो देखिए, मान लेते हैं हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, यानी कि उसमें m रो और n कॉलम है। तो अगर मैं इसकी m रो या n कॉलम में से किसी एक रो या कॉलम को डिलीट कर दूं या फिर दोनों को डिलीट कर दूं तो मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगी वो उसकी सब मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, यानी कि वो b अगर मुझे मैट्रिक्स मिलती है तो वो a की सब मैट्रिक्स कहलाती है। इसके लिए एक एग्जांपल के लिए मैं कोई भी एक सिंपल सी मैट्रिक्स ले लेता हूं, जैसे 2 3 4 5 1 2 0 1 1 1 2 3। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 रो और 4 कॉलम है। अब मैंने एक काम किया कि मैंने जो चौथे नंबर का कॉलम है उसको मैं डिलीट मार देता हूं तो मुझे बी मिल गया। तो ये हो गया भाई 2 3 4 1 2 0 1 1 2, यानी कि जो B है वो A की सब मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हो सकता है कि मैं इसको भी डिलीट मार दूं तो मुझे अगेन जो ये मैट्रिक्स मिलेगी, इसको मान लेते हैं अगर C, तो ये भी दोस्तों क्या है, एक सब मैट्रिक्स है A की। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, यहां पर एक फैक्ट और है दोस्तों कि A अपने आप में क्या है, एक सब मैट्रिक्स है। ठीक है, एवरी मैट्रिक्स इज सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ। जो हमें A है वो दोबारा A से ही मिलती है जब हम कोई भी रो या कॉलम को डिलीट नहीं करते हैं या लीव नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा थ्योरम की जो गहराई है उसको समझो। तो कभी कभार ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए क्या है, वो इटसेल्फ अपने आप में क्या है, सब मैट्रिक्स है, यानी कि वो अपनी ही क्या है, सब मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलिए अब आगे के टॉपिक, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको शुरू कर देते हैं, वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आप भी मेरे संग लिखते हुए चले जाइए। जब भी यहां पर आते हो तो भाई कॉपी और पेन हमेशा साथ में लेकर आओ और अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, और अपने हिसाब से स्टडी करो। हम यहाँ पर आपको गाइडेंस देने के लिए हैं और आपको मेहनत खुद ही करनी होगी। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n की। ठीक है, ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और मान लेते हैं r इसकी रैंक है। ठीक है, r इसकी रैंक है। ठीक है, तो ये इसकी रैंक कब कहलाएगी? इसके लिए आपको दो कंडीशंस को फॉलो करनी पड़ेगी। ध्यान से देखना कि A मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका m क्रॉस n का ऑर्डर है और मान लेते हैं R इसकी रैंक है। ठीक है, तो ये जो R है इसकी रैंक कब कहलाएगी? देखिए, जब R इसकी जो रैंक है वो तब कहलाएगी, पहले तो पहला नियम आपने ध्यान रखना है कि एवरी स्क्वायर, ध्यान रखना है, एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स of order r plus 1 of order r plus 1 should be singular। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए, पहली बात तो क्या है कि r एक मैट्रिक्स की रैंक तब कहलाएगी जब एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स तो मैंने अभी आपको बता दिया। पहली बात तो क्या होनी चाहिए, वो स्क्वायर होनी चाहिए, यानी कि उसमें रो एंड कॉलम इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि रो एंड कॉलम इक्वल होंगे तभी जाके वो क्या होगी, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर होगी, क्योंकि उसका डिटरमिनेंट निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r प्लस 1 शुड बी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। मान लेते हैं अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर उसकी रैंक 3 है तो ऑर्डर 4 की जितनी भी सब मैट्रिक्स निकलेगी, स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकलेगी, उनका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। पहला रूल क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा रूल है, देखिए, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, यहां पर ध्यान रखना है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एटलीस्ट वन स्क्वायर मैट्रिक्स या सब मैट्रिक्स, क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं सब मैट्रिक्स की, सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R विच इज
विच इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये दो रूल आपने याद कर लिए तो आपको रैंक समझ में आ गई। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स है ए एम क्रॉस एन की, आर उसकी रैंक कब कहलाएगी? पहली बात तो यह है कि इससे एक ऊपर की जितनी भी स्क्वायर सम मैट्रिक्स हैं वो सिंगुलर होनी चाहिए, यानी कि उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और जो आर है, आर अब देखिए आर की रैंक मान लेते हैं ये कितनी थी, 3 थी। ठीक है, तो कम से कम एक स्क्वायर सम मैट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए जो कि क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, यानी कि उसका डिटरमिनेंट मान लेते हो बी है तो उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 1 कह रहा है, एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है तो आपको उसकी रैंक निकालनी है तो आप उसकी क्या करेंगे, एक एक करके उसकी सम मैट्रिक्स निकालेंगे हायर से लोअर तक। ठीक है, आप देखते हुए चले जाएंगे कि कितनी उसकी सम मैट्रिक्स हैं वो आपकी अगर सिंगुलर आती है, अगर आप उसकी सारी सम मैट्रिक्स सिंगुलर आती है तो आप उससे नीचे चलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर उसकी रैंक 3 है तो ये सिंपली ये बताता है कि उस मैट्रिक्स से में अगर 4 ऑर्डर की जितने भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स होंगी उनका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा, और ये जो इसकी रैंक 3 है इनमें से कम एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऐसी होगी जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। कम से कम एक का मतलब क्या है, ज्यादा भी हो सकती है, हो सकता है कि सारी स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी हो, सारी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऐसी हो जो कि नॉन सिंगुलर हो। तो ये आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको यहां से आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं, देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, इससे थोड़ा सा आपको इसका आइडिया आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, रैंक आपको बहुत अच्छे से निकालनी आ जाएगी। ठीक है, देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स है 1 2 2 और 2 1 2 2 2 1। ठीक है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा सबसे पहला काम क्या रहेगा, इसकी सबसे पहले सब मैट्रिक्स निकालना। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया कि ए अपने आप में सबसे पहले अपनी क्या होती है, सब मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहली जो इसकी स्क्वायर सब मैट्रिक्स है वो खुद है, ये देख सकते हैं अभी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा। ठीक है, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब जो इसकी रैंक है दोस्तों वो 3 से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और इसकी अगर स्क्वायर सब मैट्रिक्स, जो इसकी सबसे बड़ी स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकल सकती है वो ये खुद है। ठीक, तो पहले हम इसको देखेंगे, इसके बाद इसकी अगली स्क्वायर सब मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होंगी, 2 की। समझ रहे हैं ना, स्क्वायर का मतलब समझिए कि 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो यहां पर देखिए 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, सिंपली मैं काम करता हूं, इस डिटरमिनेंट को खोल देता हूं, तो यहां पर से क्या होगा भाई, कल मैंने आपको डिटरमिनेंट खोलना भी बताया था, 1 -4, यहां पर आ जाएगा -2, क्योंकि हम -2 इसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर ले लेंगे, 2 -4 और +2 आ जाएगा, यहां से इसको डिलीट मारेंगे, 2 2 होता है 4, माइनस क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यहां से हो जाएगा -3, ये -2 +4 हो जाएगा, और प्लस 4 में से 2 गया, 2 2 दूनी होता है 4, 4 4 8, और 8 में से 3 जाता है भाई, कितना निकलता है, 8 में से 3 गया 5 निकलता है। ठीक है, जो कि दोस्तों नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो है तो यहीं से क्लियर हो गया कि इसकी जो रैंक है दोस्तों वो क्या होगी, 3 के बराबर होगी। ठीक है, अगर ये जीरो आ जाता तो क्या होता कि भाई हम कहां जाते, नीचे, यानी हम 2 क्रॉस 2 के ढूंढते। अब 2 क्रॉस 2 में ये भी है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 के हम सारे के सारे जो सब मैट्रिक्स हैं उनको चेक करते, उनमें से एक भी अगर नॉन जीरो के बराबर आ जाता तो इसकी रैंक क्या हो जाती, 2 हो जाती। ठीक है, तो यहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल कुछ चीजें बताता हूं। देखिए थ्योरेटिकल भी आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ठीक है, तो इसकी रैंक कितनी हो सकती है। ठीक है, हमेशा दोस्तों ध्यान रखना कि जो रैंक ऑफ ए होगी वो हमेशा क्या होगा, इन दोनों के मिनिमम के लेस या उससे इक्वल हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा रूल, ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लगने में बड़ा टफ लग रहा है लेकिन बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है, पहले तो आप इस रूल को लिख लीजिए। ये रूल क्या है, ये रूल कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जो रैंक ऑफ ए होती है वो मिनिमम होती है। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है
जिसका ऑर्डर है 4x3, ठीक है, 4x3, ठीक। अब आप बताइए कि इससे स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो बनेगी वो कौन से ऑर्डर की बन सकती है? क्या 4 की बन सकती है? नहीं बन सकती। इससे जो स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकती है वो 3x3 की बन सकती है, ठीक है भाई। 4x4 की तो पॉसिबल ही नहीं है, 3x3 की बनेगी, 3x3 की बनेगी, 2x2 की बनेगी, 1x1 की बनेगी, यही तो स्क्वायर सब मैट्रिक्स इससे बन सकती है, ठीक है। तो भाई सीधी बात है कि जो इसकी रैंक है या तो 3 होगी या तो 2 होगी या तो 1 हो सकती है, क्योंकि अगर सारी की सारी ये 0 आ गई तो इसकी रैंक 3 से फिसल के 2 में चली जाएगी, अगर ये सारी 0 आ गई तो इससे फिसल के 1 में चली जाएगी, ठीक हो गया। तो यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इन दोनों में मिनिमम कौन है? इन दोनों में मिनिमम है 3, समझ रहे ना। तो रैंक ऑफ, मान लेते हैं रैंक ऑफ ए की बात चलेगी, यानी कि रैंक ऑफ ए निकालेंगे, इसको हम ऐसे दिखाते हैं रो, ठीक है, या आर भी लिख सकते हो। तो जो 4 और 3 में से मिनिमम होगा, ठीक है, मिनिमम इन दोनों में से कौन है दोस्तों? 3 है। तो जो रैंक ऑफ ए है वो एक्चुअली क्या हो सकता है? 3 या 3 से क्या हो सकता है? लेस हो सकता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। मान लेते हैं, मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। मान लेते हैं मेरे पास 6x7 की मैट्रिक्स है, ठीक है, 6x7, यानी कि जिसमें 6 रो हैं और 7 कॉलम है, ठीक है, ये है m×n, ठीक है। तो अब मुझे रैंक निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? पहले स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालूंगा। अब मैं स्क्वायर सब मैट्रिक्स कौन कौन से निकाल सकता हूं? 6x6, 5x5, 4x4, यही तो निकल सकती हैं, ठीक है। 6x6 की चेक करूंगा, अगर वो नॉन जीरो, अगर वो जीरो आ जाती है, अगर वो जीरो आ जाती है तब मुझे नीचे जाना पड़ेगा, अगर ये नॉन जीरो आ गई तो रैंक 6 हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले मैं इसको चेक करूंगा, ये सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। भाई अगर ये नॉन सिंगुलर आती है तो यहीं पर काम खत्म, रैंक ऑफ ए बराबर कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। तो यहां से क्लियर है कि जो रैंक ऑफ ए है वो क्या होगी? मिनिमम ऑफ 6,7 होगी, ठीक है। अब जो 6,7 में मिनिमम कौन है? 6 है। तो जो रैंक ऑफ ए है वो एक्चुअली क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 6 के बराबर होगी। 6 भी हो सकती है अगर ये डायरेक्टली क्या आ जाए? नॉन सिंगुलर आ जाए, ठीक है। अगर ये सिंगुलर आएगा तो भाई नीचे जाएंगे, फिर 5x5 की जितनी भी सब मैट्रिक्स हैं उनको चेक करेंगे, उनमें से अगर एक भी नॉन सिंगुलर आ गई तो भाई उसके रैंक 5 होगी। अगर उसमें से एक भी नॉन सिंगुलर नहीं आई, यानी कि सारी सिंगुलर आती है, तो भाई हमें एक रैंक और नीचे उतरना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों, ये जो मेथड है एक चेक करना, आपको क्या लगता है कि ये थोड़ा सा टफ नहीं है? आप इतनी सारी मैट्रिक्स, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 5x5 की मैट्रिक्स है, 6x6 की मैट्रिक्स है, ठीक है, उसकी इतनी सारी सब मैट्रिक्स को चेक करना कहीं ना कहीं ये आपने आप में क्या है दोस्तों, एक हेक्टिक काम है। इसमें आपको बहुत सरदर्दी होगी और इतना समय हमारे पास होता नहीं है, ठीक है। तो रैंक निकालने की दोस्तों कुछ बेहतरीन मेथड्स हैं जिनको हम सीखेंगे आज, उसकी मदद से हम बहुत आसानी से रैंक को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर सम थ्योरम बेस्ड ऑन रैंक ऑफ मैट्रिक्स, पहले हम उनको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे जिसकी मदद से हम आसानी से रैंक को निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पहले बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी जो कि हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें ए और ए ट्रांसपोज की, ए ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, कि अगर हम जब रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है, ठीक है। ध्यान हमेशा रखना कि जो रैंक ऑफ ए होती है वो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होती है, ठीक है। बहुत सिंपल सा नियम है, समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ए है, मान लेते हैं ए का ऑर्डर है 3x4 और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा 4x3, ठीक है। तो ये रैंक के ऑर्डर को अल्टर नहीं करने वाला, कोई भी इफेक्ट नहीं डालने वाला, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो रैंक का सीधा संबंध है वो किससे संबंध है? डिटरमिनेंट से। और डिटरमिनेंट क्या होता है आपका? आपको पता है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो रैंक का सीधा संबंध है वो डिटरमिनेंट से है, क्योंकि आपने बाद में स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 2, ऑर्डर 1 निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर जो रैंक है वो क्या हो सकती है दोस्तों? यहां पर जो रैंक है वो लेस देन इक्वल टू 3 हो सकती है, ठीक है। और सीधा संबंध उसका डिटरमिनेंट से है, तो आपको डिटरमिनेंट देखना है, सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। तो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होती है? बराबर होती है, कोई यहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री जो ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्तों, ये डज नॉट अफेक्ट द रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स, ठीक है।
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि जब हम रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, किसी रो को दूसरी रो में ऐड कर देते हैं, किसी रो को स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी रो में ऐड कर देना, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताए थे। अगर आपने नहीं आता है तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताया हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट अल्टर द रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स, वो परिवर्तित नहीं करता है किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को, ठीक है। और इस पर बेस्ड ही दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, इक्लॉन फॉर्म और रैंक निकालने का तरीका हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी पर बेस्ड है दोस्तों एक और चीज, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स दोस्तों क्या होती है, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है और उसमें हमने कोई एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया और उससे दोस्तों हमें जो एक और मैट्रिक्स मिलती है वो बी मिलती है। तो ये दोनों जो आपस में जो मैट्रिक्स होती हैं दोस्तों क्या होती हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाती हैं, ठीक है। तो यानी टू मैट्रिक्स हैं A and B are equivalent if one can be obtained from other by the sequence of elementary row transformation, ठीक है। जब हम elementary row transformation आपस में करेंगे तो हमें एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स मिलेंगी, तो ये आपस में इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएगी। ध्यान रखना कि जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं उन दोनों की जो रैंक है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है डज नॉट अल्टर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक हो गया। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम धीरे धीरे अपने मुख्य टॉपिक की ओर भी बढ़ते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स तो हम पढ़ने, अब पढ़ते हैं दोस्तों इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो दोस्तों अब आपके सामने टॉपिक है इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, जिसकी मदद से हम दोस्तों रैंक निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों ध्यान देना कि इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। एक मैट्रिक्स है ए, वो इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कब कहलाएगी, ठीक है। या तो दोस्तों सबसे पहले वो नल मैट्रिक्स हो, ठीक है, या तो वो क्या हो, नल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर वो नल मैट्रिक्स नहीं है तब वो क्या कहलाए, तब वो इक्लॉन फॉर्म क्या कहलाएगी। उसको दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, बिल्कुल रैंक की तरह। देखिए सबसे पहले एवरी, मैं यहां पर लिख रहा हूं एवरी नॉन जीरो रो इन ए प्रीसीड्स एवरी जीरो रो, ठीक है। मेरी राइटिंग के लिए मुझे माफ करना, मेरे से ढंग से लिखा नहीं जाता है, ठीक है। एवरी नॉन जीरो रो इन अ ए प्रीसीड्स एवरी जीरो रो। कहने का मतलब यह है कि नॉन जीरो रो अगर कोई ए में है तो वो प्रीसीड करनी चाहिए एवरी जीरो रो से, ठीक है। पहला आप समझ लीजिए नॉन जीरो रो क्या होती है। मान लेते हैं आपके रो में कोई एलिमेंट है 1 2 3 0, इसको हम बोलेंगे नॉन जीरो रो। मतलब कि एक भी एलिमेंट अगर नॉन जीरो के बराबर हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन जीरो रो बोलेंगे, ठीक है। जीरो रो क्या होंगे, जिसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो हो गया, मान लेते हैं 1 0 0 0 भी हो गया, तो भी दोस्तों ये क्या कहलाएगी, नॉन जीरो रो कहलाएगी। तो ऐसी जो नॉन जीरो रो है वो ऊपर होनी चाहिए और जीरो रो क्या होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, ठीक हो गया। एवरी नॉन जीरो रो इन ए प्रीसीड्स एवरी जीरो रो, ठीक है। दूसरा, ठीक है, दूसरा जो नियम है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ जीरो बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट, द नंबर ऑफ जीरो बिफोर द फर्स्ट non zero element in a row is less than the number of such zeros in the next row, ठीक है। सिंपल सा नियम है, थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरो इन द नेक्स्ट रो। यानी कि आपके पास ये, चलो मैं यहां पर नीचे बनाता हूं। चलिए मान लेते हैं आपके पास एक मैट्रिक्स इस तरह की है, ये देखिए यहां पर है 0, ठीक है। अब इसके बाद आ गया नॉन जीरो एलिमेंट 2 3 4, ठीक है। अब दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये नॉन जीरो एलिमेंट से पहले का जो जीरो है उनकी संख्या, ठीक है, ये लेस होनी चाहिए नंबर ऑफ सब जीरो इन द नेक्स्ट रो। यानी कि जो नेक्स्ट रो है उसमें जो जीरो की संख्या है वो बढ़ती चली जानी चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर 2 आ गया या 4 आ गया,
ठीक है, मतलब कि नॉन जीरो एलिमेंट से पहले के जो जीरो हैं, यहां पर भी आप देखिए नॉन जीरो एलिमेंट से पहले के जो जीरो हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती हुई जानी चाहिए, यानी कि जो ऊपर की रो की संख्या है वो नीचे वाले रो की संख्या से कम होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह के जीरो की संख्या नीचे वाली रो में ज्यादा होनी चाहिए, ऊपर वाली रो में कम होनी चाहिए। सिंपल सा नियम है। ठीक है, तो अगर नॉन जीरो एलिमेंट देखिए यहां पर जैसे ये 0 0 2 3 है मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो नीचे है, नीचे पर क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यानी कि अगर ऊपर 2 है तो नीचे क्या होने चाहिए, 3 होने चाहिए। ठीक है, तभी जाके दोस्तों क्या कहलाएगी, इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी, अदरवाइज ये इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे देखिए 0 2 5। ठीक है, अब नीचे क्या होने चाहिए, 0 0 1। ठीक, नीचे 2 जीरो होने चाहिए। अब अगले में क्या आ गया, 0 0 -4 आ गए। देखिए, तो ये इक्लॉन फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर 1 जीरो है, यहां पर 2 जीरो है, यहां पर क्या होने चाहिए थे, 3 जीरो होने चाहिए थे, यहां पर 3 जीरो नहीं है, यहां पर 2 जीरो है। नॉन जीरो एलिमेंट से, ये नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट से पहले जीरो की संख्या यहां पर 1 है, नॉन जीरो एलिमेंट से यहां पर जीरो की संख्या 2 है, यहां पर नॉन जीरो एलिमेंट से पहले जीरो की संख्या 3 होनी चाहिए, क्योंकि यह कह रहा है, साफ साफ नियम कहता है, शुड बी लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरो इन द नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो में के जो जीरो है उनसे लेस होनी चाहिए। तो यहां पर ये क्या है, इक्लॉन फॉर्म बिल्कुल नहीं है। अगर यहां पर जीरो होता तो ये क्या होती, इक्लॉन फॉर्म होती, क्योंकि ये हो जाती। ठीक, तो दोस्तों यहां पर से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो इक्लॉन फॉर्म है वो क्या होती है। ध्यान रखना कि नॉन जीरो रो इन ए प्रीसीड्स एवरी जीरो रो। तो यहां से तो एक चीज और भी क्लियर होगी, जो नॉन जीरो रो है वो हमेशा ऊपर आनी चाहिए, जो जीरो रो है वो हमेशा नीचे आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मिडिल में कोई जीरो रो आ गई, जैसे माना ये आ गया। चलिए एक एग्जांपल देता हूं, 0 2 3 4 0 0 0 0 आ गया। अब इसके बाद 0 0 6 या 3 6 आ गया। ये भी क्या है, इक्लॉन फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहां पर जो ये नॉन जीरो रो है ये आपकी जीरो रो है, और यहां पर भी ये क्या है, नॉन जीरो रो है। तो नॉन जीरो रो हमेशा क्या होनी चाहिए, जीरो रो से प्रोसीड करनी चाहिए। ये जो नॉन जीरो रो है ये ऊपर होती, तब जाके दोस्तों क्या होती, इक्लॉन फॉर्म होती। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों अब यहां से जब हम किसी मैट्रिक्स को ऐसी इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसमें दोस्तों जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं वही रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 0 0 1 2 और 0 0 0 0। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये एक आपकी इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, यहां पर नॉन जीरो की संख्या जीरो, नॉन जीरो से पहले जीरो की संख्या 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर तो सारे जीरो है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स की अगर मान लेते हैं रैंक निकालनी है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखेंगे। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कौन सी है, 1 और 2। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है दोस्तों वो क्या है, 2 है। सिंपल सा नियम। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहां पर 1 होता तो भी दोस्तों ये क्या है, एक इक्लॉन फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ये इक्लॉन फॉर्म है, क्योंकि यहां पर 0 2 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 हो गए। ठीक है, तो यहां पर कितनी नॉन जीरो रोज हैं, यहां पर 3 है, तो रैंक ऑफ ए अपने आप ही क्या हो जाती दोस्तों, 3 हो जाती। ठीक हो गया, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है दोस्तों, हमें मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में। इक्लॉन फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाएगी, वो कैसे मदद होगी, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर वहां से हम उसके रैंक को निकालेंगे। तो चलिए अब अगले का स्टेप देख लेते हैं कि कैसे हम इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। पहले मैं आपको थ्योरेटिकली बताता हूं, फिर एक क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, पहले देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है A11 A12 से लेकर, ध्यान रखना है, A1n और A21 A22 से लेकर है A2n से लेकर AM1 AM2 से लेकर AMN। ये हमारे पास दोस्तों कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, M क्रॉस N की मैट्रिक्स है, और हम इसको दोस्तों क्या करना चाहते हैं, इसकी रैंक निकालना चाहते हैं, इसकी रैंक क्या होगी। इसके रैंक निकालने के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करूंगा। इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट मैं कैसे करूंगा दोस्तों, इसको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से करने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मेरा दोस्तों सबसे पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो ये वाला एलिमेंट है इसको क्या बनाना है, 1।
ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो काम रहेगा दोस्तों, जो आपको पहला स्टेप रहेगा कि आप इस वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे। ठीक है, जब आप दोस्तों इसको 1 बना देंगे तो फिर आपने जो ये आपकी रो 1 है, ये रो 2 है, तो फिर उसके बाद आपने दोस्तों क्या करना है, R2 में से इसको माइनस कर देना है। आपको इसको 0 बनाना है, इसको 0, यानी कि सारे एलिमेंट को आप 0 बनाएंगे। तो पहला स्टेप तो आपका क्या रहेगा कि A11 को आपने कन्वर्ट करना है 1 में। आप इसको A11 से डिवाइड करिए, ऑलरेडी 1 में है तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आप इसको क्या करेंगे, A11 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वाला जो एलिमेंट है 1 बन जाएगा। अब आपका जो स्टेप होगा दोस्तों, ये जो सारे एलिमेंट है इनको 0 बनाना है। तो इनको सारे एलिमेंट को आप 0 कैसे बनाएंगे, R2 माइनस A11 R1 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से R3 माइनस A11 R1 कर देंगे, जो भी मतलब आपका यहाँ पर स्टेप रहेगा। जैसे यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा A21 इंटू R1, मतलब क्योंकि अगर ये 1 है तो A21 इंटू R1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा A31 इंटू R1, ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक हो गया, तो ये जब सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो दोस्तों अब आप जाएंगे इस एलिमेंट की ओर। अब दोस्तों आपका स्टेप, अगला स्टेप रहेगा कि इस एलिमेंट को दोस्तों क्या बनाना है, 1 बनाना है। ठीक है, और इसके बाद फिर आप इसके नीचे के सारे एलिमेंट को 0 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों ये प्रोसेस चलती रहेगी। फिर आप A33 पर जाएंगे, A33 को आप डिवाइड करेंगे, मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे 1 में, अगर एक ऑलरेडी कन्वर्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर इसके नीचे के सारे एलिमेंट को आप 0 कर देंगे। तो यही दोस्तों आपकी प्रोसेस रहेगी इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है, तो इस प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। एक क्वेश्चन बताता हूं, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आप हमारे सामने एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हमें रैंक निकालनी है, इसकी रैंक क्या होगी। ठीक है, अब इसकी रैंक निकालने के लिए दोस्तों एक तो है ट्रेडिशनल मेथड और एक है इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इस मैट्रिक्स को। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इजीली इसके रैंक को निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको दोस्तों जो तरीका बताया था, आप उस तरीके से काम करेंगे। देखिए यहाँ पर का जो एलिमेंट है सबसे पहले क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर 1 दिख रहा है, ये रो है 1, ये रो 2 है, ये रो है 3। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं रो 2 और रो 1 को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप रो 1 और रो 2, या कि आप जो भी आप करें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, रैंक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, रैंक ऑल्टर नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो ये आ जाएगी 1 2 -1, और ये हो जाएगा 2 4 3, यहां पर है -1 -2 एंड 6। ठीक हो गया, तो पहले तो आपके पास ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं। तो चलिए अब आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये वाला जो पार्ट है इसको आप 0 कर दीजिए, ये वाले पार्ट को भी आप 0 कर दीजिए। तो क्या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए दोस्तों, ये होना चाहिए R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। ठीक है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, और इसके अलावा R3 प्लस मैं R1 कर दूंगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए ये दो एलिमेंट्री ऑपरेशन में साथ साथ लगा सकता हूं। तो देखिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 -1 हो जाएगा। R2 में से ट्वाइस R1 करना है, मतलब कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 0। और देखिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा होता है 4, और 4 और 3 ये प्लस हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। ठीक है, ये बात देख लेते हैं। सॉरी 2 2 जा 4 नहीं, मतलब सॉरी थोड़ा मैंने गलती कर दी, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा -2, सॉरी -2, तो -2 प्लस 3, मतलब कि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब R3 प्लस R1 करना है तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी दोस्तों आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और यहाँ पर आप क्लियरली दे सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर देखें तो प्लस करना है, तो अगर आप प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया, अब दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, देखिए यह वाला तो ऑलरेडी 0 हो गया, ये वाला ऑलरेडी 0 हो गया। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्लॉन फॉर्म के लिए मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर अगर 2 0 हैं तो यहाँ पर नीचे पे क्या होने चाहिए, 3 0 होने चाहिए, बताया था ना मैंने अभी आपको। ठीक है, 0 की संख्या लगातार बढ़ते हुए चली जानी चाहिए। तो यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट से पहले 2 0 हैं, तो अगली रो में नॉन जीरो एलिमेंट से पहले 3 0 होनी चाहिए, तो यानी कि इसको भी 0 करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ R3 माइनस R2 कर देता हूँ। तो अगर मैं R3 माइनस R2 कर दूंगा तो 1 2 -1 0 0 5, और ये हो जाएगा 0 0 0। क्लियरली आप देख सकते हैं कि अगर R3 में से मैं R2 को माइनस करूंगा तो ये फॉर्म आ जाएगी। नाउ दिस इज इक्लॉन फॉर्म, है ना, ये आपकी इक्लॉन फॉर्म है।
ठीक है। और आपको मैंने पहले बताया कि इक्लॉन फॉर्म में जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं 1 और 2, यही क्या होती है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है। दैट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक हो गया, क्योंकि यहां पर 0 रो 1 हो गई। इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और बताता हूं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। एक और बताता हूं एग्जांपल। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स की रैंक को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, इस मैट्रिक्स को आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द फॉर्म ऑफ इक्लॉन फॉर्म। ठीक है, इक्लॉन मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां पर आपको दोस्तों चाहिए 1, यहां पर भी 1 दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमें एक नई मैट्रिक्स मिलेगी जो कि ऐसी होगी 1 4 8 7 -2 3 -1 एंड 5, और यहां पर आ जाएगा 4 4 0 3। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो इस वाले पार्ट को 0 कर देना है। तो आप एक ऑपरेशन अपना सकते हैं यहां पर, R2 प्लस ट्वाइस ऑफ R1, क्योंकि प्लस करेंगे तभी 0 होगा ना। ठीक है, ट्वाइस R1, और इसी तरह से आप कर सकते हैं R3 -4 R1। ठीक, ये दो ऑपरेशन आप लगाइए एक साथ, तो क्या होगा देखिए यहां पर, ये तो एज इट इज रहेगा 1 4 8 7, और ये हो जाएगा -2, सॉरी ये हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ R1 करना है, 4 दूनी और 8 होता है, 8 और 3 11 हो जाता है, 8 दूनी हो जाता है 16, 16 प्लस 1 करेंगे -1 हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, 7 दूनी होता है 14, 14 5 हो जाता है 19। ठीक है, यहां पर तक क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद दोस्तों ये वाला जो पार्ट है वो 0 हो जाएगा, और 4 चक्को होता है 16, 16 में से अगर आप 4 में से अगर आप 16 माइनस करेंगे तो -12 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहां पर तक तो ये चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए यहां पर 0 में से आपने क्या करना है, 8 दूनी 16, नहीं सॉरी यहां पर है ना, हाँ यही करना है। ठीक है, 8 चक्को होता है 32। ठीक है, तो 0 में से आपने 32 को माइनस कर देना है, यानी कि माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 7 चक्को होता है 28, और 3 में से आप 28 करेंगे तो माइनस ये 25 के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपके पास एक और मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब दोस्तों आपने क्या करना है, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए वो है कि आपको यहां पर चाहिए 1। मैंने आपको पहले बताया कि यहां पर आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 कैसे आ सकता है दोस्तों, यहां पर मैं एक काम करता हूं, देखिए यहां पर आपको -12 दिख रहा है और यहां पर आपको 11 दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूं कि इसमें अगर मैं ऐड कर दूं इसको, यहां पर मैं इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, यानी कि मैं R2 में मैं R3 को ऐड कर दूं, तो मेरे लिए यहां पर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, अभी आप पे चॉइस है, आप कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बस आपको किसी भी तरीके से यहां पर 1 लाना है। अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा वो टिपिकल हो जाएगा, लेकिन अगर हम डिवाइड से थोड़ा बचें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 11 से तो बड़ी थोड़ा टिपिकल से नंबर आ जाएंगे, जिनको फिर सॉल्व करना थोड़ा टेढ़ी खीर रहेगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, R2 में मैं R3 को ऐड कर देता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा सिंपल पड़ेगा, 1 4 8 7, ये हो जाएगा 0, यहां पर आ जाएगा देखिए -1। ठीक है, और भाई यहां पर बन जाएगा -17। ठीक, 15 जाएगा, और यहां पर देखिए कितना बचेगा, -6। ठीक है, यहां पर तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक, और 0 -12 -32 और -25। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहां पर है माइनस, तो मैं एक काम करता हूं, माइनस से डिवाइड कर देता हूं, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूं, माइनस से यहां पर डिवाइड कर देता हूं, R2 को माइनस से डिवाइड कर देता हूं या मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए मैं यहां पर कर देता हूं इस ऑपरेशन को, तो ये हो जाएगा भाई 1 4 8 7 0 1 17 6, यहां पर भी 0 12 -12 -32 और -25। ठीक है, यहां तक भी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसके जो नीचे है इस वाले पार्ट को आपने क्या करना है, 0 करना है। अब आपको इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, R3 प्लस 12 R2 करके ऐड इसमें कर देंगे। ठीक है, तो R3 प्लस आपने क्या करना है, 12 R2 करना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 4 8 7 0 1
17, 6, तो R3 में आपने 12 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये आप 12 से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें। ठीक है, देखिए वैसे भी 0 तो इसने आना नहीं, तो कुछ भी रहा होगा हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही यहाँ पर भी 0 आना नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हमें क्या करना था, हमें इसको एक लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना था, जो कि हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपका नॉन जीरो आएगा, यहाँ पर भी नॉन जीरो आएगा, कुछ भी आए हमें क्या फर्क पड़ता है। हमने दोस्तों इसको एक लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना था, वो हो गया। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर क्या है, नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो रो है, इसके बाद नॉन जीरो रो, नॉन जीरो एलिमेंट से पहले एक जीरो है, फिर इसके बाद नीचे जीरो 2 है। ठीक है, ये भी नॉन जीरो एलिमेंट है, ये भी नॉन जीरो एलिमेंट है। तो क्लियरली है कि यहाँ पर कितनी नॉन जीरो रो है दोस्तों, 3 नॉन जीरो यहाँ पर रो हैं क्लियरली। तो रैंक ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस यहीं पर ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, हमें इससे ज्यादा आगे कुछ सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। तो रैंक ऑफ ए बराबर दोस्तों कितना आ गया, 3 आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आप क्लियरली यहाँ पर से देख सकते हैं कि ये 3x4 की मैट्रिक्स है, और मैंने आपको बताया था कि जो रैंक ऑफ ए होती है इट शुड बी मिनिमम ऑफ 3,4, यानी कि इन दोनों में से जो मिनिमम है, इन दोनों में से मिनिमम एक्चुअली कौन है, 3 है। तो जो रैंक ऑफ ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। तो यहां पर से क्लियर है कि जो रैंक ऑफ ए है वो एक्चुअली क्या है, 3 के बराबर है। इस पर बेस्ड दोस्तों क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन होते हैं, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, फिर उसके बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे। मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन आपको और बताना चाहिए, जिससे कि आपको रैंक और अच्छे से निकलना आ जाए। देखिए किस तरह से करेंगे, थोड़ा लंबा हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन जल्दी जल्दी इसको दोस्तों करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप पहले देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास 4x4 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जो रैंक ऑफ ए है एक्चुअली क्या हो सकती है, लेस देन इक्वल टू 4 के बराबर हो सकती है। ठीक है, यानी कि 4 या फिर 4 से लेस होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसमें इसको 1 बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसको 1 बनाने के लिए यहाँ पर हमें 1 दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, R2 और R1 को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 -1 -2 -4। आप कॉपी और पेन लेके जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, हो सकता है कि आप मुझसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, 3 - 2 6 3 0 -7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर दोस्तों इसको 0 0 0 में कन्वर्ट करना है। तो ऑपरेशन क्या होना चाहिए, ऑपरेशन अब एक साथ लगाएंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा भाई, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। ठीक है, R2 में से ट्वाइस ऑफ R1 करना है, इसके बाद R3 में से थ्राइस ऑफ R1 करना है, और R4 में से 6 ऑफ R1 करना है। ठीक है, तो चलिए ऑपरेशन लगाइए। ऑपरेशन से क्या आएगा, देखिए ये तो आपका एज इट इज रहेगा 1 -1 -2 एंड -4। देखिए ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने ऑपरेशन लगाया है। अब R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 हो रहा है, तो यानी कि ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा दोस्तों, ये वाला हो जाएगा 5, फिर ये वाला आ जाएगा 3, और ये वाला आ जाएगा आपका 7। ठीक है, सिमिलरली अब आप इसको करेंगे दोस्तों, तो यहां पर आ जाएगा 4, यहां पर आ जाएगा 9, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 10। सिमिलरली R4 माइनस 6 R1 करेंगे, क्योंकि आप 6 कर रहे हैं, तो यहां पर 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 12, 6 टू होता है 12, और 6 चक्को होता है 24। ठीक है, तो 24 माइनस 24 प्लस 7, यानी कितना हो गया आपका 17। ठीक हो गया। अब दोस्तों यहां पर मैंने आपको जो अगला स्टेप बताया था, अगले स्टेप में आपको मैंने क्लियरली बताया था कि यहां पर दोस्तों ये वाले पार्ट में आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर 1 लाना है, तो या तो आप 5 से डिवाइड करो, लेकिन 5 से डिवाइड करना बुद्धिमानी नहीं है। इससे बढ़िया हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, R2 में से R3 को माइनस कर देते हैं। R2 में से R3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले स्टेप में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगला स्टेप में ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 1 -1 -2 -4, यहाँ पर हो जाएगा 0। यहां पर देखिए माइनस करना है, R2 में से R3 को माइनस करना है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -6, और यहाँ पर आ जाएगा -3। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 4 9 10 0 9 12 17। ठीक है, ये स्टेप तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए दोस्तों, कि इसको और इसको 0 करना है। ठीक है, तो इसको और इसको 0 करने के लिए मैंने आपको पहली स्टेप बताया है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों। यहां पर आपको इसको आपने क्या करना है, 0 करना है। ठीक है, तो आप इसको 0 कैसे करेंगे, देखिए ठीक है, आप इसको क्या करिए, 4 से मल्टीप्लाई करके इससे
माइनस कर दीजिए, ठीक है। या आप एक स्टेप और भी कर सकते थे दोस्तों कि यहाँ पर से जो क्लियर हो जाता, देखिए मैंने एक स्टेप यहाँ पर हम इसको और भी शॉर्ट में बना सकते हैं। देखिए मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं एक स्टेप, इस स्टेप को करने से पहले मैं एक स्टेप और करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए 9 और 3 12 है, और यहाँ पर आप देखिए 10 और 7 17 है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस स्टेप को करने से पहले दोस्तों मैं एक स्टेप और करना चाहूंगा, जिससे थोड़ा सा ये क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन आप इस स्टेप को करने से पहले एक स्टेप हम ये कर लेते हैं, इससे हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को ऐड करके, यानी कि मैं R3 में से सॉरी R4 में से मैं R2 प्लस R3 को माइनस कर देता हूं, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देता हूं, इससे थोड़ा मेरे लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। करने का तरीका, अब ये यही दोस्तों इंप्रोवाइजेशन होता है। एक तो होती है बेसिक मेथड जिससे आप करते हैं, बेसिक मेथड मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या करना है, लेकिन कभी कभार बीच में क्या होता है कि इंप्रोवाइजेशन करके आपके क्वेश्चन थोड़ा क्या हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं। 0 4 9 10, तो यहाँ पर आप देखिए 0 नॉट 5 और 4 कितना है 9, तो आप ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 9 और 3 होता है 12, ये भी 0 हो जाएगा दोस्तों, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आपके लिए क्या हो गया, सिंपल पड़ गया। अब दोस्तों आप वो वाला ऑपरेशन लगा दीजिए कि यहां पर से मैं क्या कर दूंगा, यहां पर से मैं क्या कर देता हूं कि भाई R2 में से R3 को माइनस कर देता हूं। R2 में से अगर मैं R3 को माइनस करूंगा तो मेरे पास जो अगली मैट्रिक्स है, अगली मैट्रिक्स जो मेरे पास निकल कर आएगी वो ये निकल कर आएगी कि 1 -1 -2 -4 0। देखिए यहाँ पर आ जाएगा 5 -1, मतलब सॉरी 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर आ जाएगा -6 और ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे लिए क्या हो गया, जो टास्क है वो सिंपल हो गया, ठीक। और यहाँ पर तो क्या आ गया 0 0 0 0, ठीक है। अब दोस्तों मेरे को क्या करना है, अब मुझे आगे इसको सॉल्व करना है। आप चाहें तो इस 0 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए साफ साफ है कि ये जो 0 0 आ चुका है, तो अब तो रैंक इसकी, ये तो श्योर हो गया कि रैंक जो इसकी है वो अब 4 नहीं रहेगी, अब क्या रहेगी, वो तो 3 रहेगी, या तो 3 से कम रहेगी। तो आप चाहें तो इसको ना भी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप चाहें तो आप इसको हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों मुझे क्या करना है, इस वाले पार्ट को क्या करना है, 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R3 में से 4R1 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे करते हुए चले जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन बहुत इजीली आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। 1 -1 -2 -4, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 0 1 -6 एंड 3। तो देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगा 0, तो देखिए 4 में से 1 गया, सॉरी इसको 4 से मल्टीप्लाई करके दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और देखिए ये जो हो गया 6 चौको 24, 24 आपने क्या किया है, इसको 24 से मतलब 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर देना है दोस्तों, आपने माइनस कर देना है। तो आप जब माइनस करेंगे तो ऐड हो जाएगा एक्चुअली, तो ये हो जाएगा दोस्तों 34 के बराबर, ठीक है, ठीक। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर है दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, 34 ना, 6 चौको होता है 24, हाँ 34 नहीं मतलब 33 के बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। और ऐसे दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 4 3 12, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 22 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया, ठीक। अब आप बताइए कि क्या आप इसको फर्दर 0 बना सकते हैं। देखिए इसके अलावा यहाँ पर नीचे 0 0 भी है, ठीक है। अब आप बताइए कि क्या अब इसको आप फर्दर 0 बना सकते हैं। देखिए दोस्तों आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि अब इससे ज़्यादा आप ये इन दो को आप 0 नहीं बना सकते, चाहे कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। इसको आप 1 भी बनाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं, इसको 1 बनाते इसके नीचे वाला ऑलरेडी 0 है। अब इसके बाद आप इसको पूरा 0 नहीं बना सकते, चाहे कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो क्लियरली हो गया कि यहाँ पर से जो रैंक है दोस्तों वो कितनी निकल कर आ रही है, 3 निकल कर आ रही है। तो यानी कि जो रैंक ऑफ ए है दोस्तों वो क्या होगी, 3 के बराबर होगी। आपने इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहां से ही दोस्तों वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आप इसको 0 कर देंगे और फिर अब आपका क्या है दोस्तों कि जो आप क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो चेक करते हैं, 1 2 3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट से पहले जीरो की संख्या 2 है, यहाँ पर आपकी 2 है और यहाँ पर तो आपके 0 है। तो यानी कि इक्लॉन फॉर्म ये कन्वर्ट हो गई, और जब इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो आप आसानी से यहाँ से इसके रैंक को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जब एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन हम दोस्तों यहाँ तक पूरा नहीं करते, हम यहीं से अंदाजा लगा लेते हैं कि अब इसके बाद जितने हमने 0 कन्वर्ट करने थे वो कर लिए, अब इसके बाद इसको ही हम मैक्सिमम 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं वो 3 आ जाएंगी। तो ईजिली हम आसानी से इसको हम कह सकते हैं कि जो इसके रैंक है दोस्तों वो क्या होगी, 3 के बराबर हो जाएगी।
तो ये था दोस्तों रैंक निकालने का फंडा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे के जो टॉपिक हैं वो मैंने आज इसलिए नहीं पढ़ाई जैसे कि आप आगे जाके दोस्तों आइगन वैल्यू निकालने आएगा। इसके अलावा सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, वो थोड़ा सा लंबे टॉपिक हैं, उनको एक बार में एक टॉपिक को पढ़ना ही अच्छा रहेगा। फिर रैंक मेथड की मदद से भी सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आएगा। फिर उसके बाद उसकी कंसिस्टेंसी और नॉन कंसिस्टेंसी को भी डिस्कस करना होगा। तो काफी सारे टॉपिक्स हैं मैट्रिक्स में पढ़ने के लिए, एक एक करके इनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीजें बताने पर हो सकता है कि आपको कई चीजें फिर समझ में ना आए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने संग जोड़ें जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो तो दोस्तों हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए इससे भी बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आएं। और आप देखते ही होंगे कि हमारा कंटेंट आपको लगातार इंप्रूव होता हुआ दिख रहा होगा क्योंकि आप लोग भी अच्छा प्यार, अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।